हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव यान। इस वीडियो में मैं आपको 6 लॉज दूंगा जो आपको ह्यूमन नेचर को समझने में मदद करेंगे। ये हैं लॉज 13 to 18 रॉबर्ट ग्रीन की बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से। चलिए शुरू करते हैं। लॉ 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हमें बुक में एग्जाम्पल देते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। बचपन से उनके फादर चाहते थे कि वो अपने लोकल चर्च के मिनिस्टर बने, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन था। उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स थे जो उनको खुश करते थे, तो सिर्फ एक चीज को पकड़ लेना उनको सही नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी राह उनको समझ में आने लगी। वो हमेशा से दूसरों की फीलिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते थे, उनसे ना इंसाफी देखी नहीं जाती थी। वो गांधी जी की नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से भी बहुत इंस्पायर हुए थे। एक पॉइंट आया उनकी लाइफ में जब उनकी और उनकी फैमिली की जान खतरे में थी और उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी अपने फ्यूचर के बारे में। फिर एकदम से उनको अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम्हें नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली जाएंगी। एकदम से उनके अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत इफेक्टिव लीडर बन गए। वो अनकन्वेंशनल डिसीजंस ले पाते थे क्योंकि उनका पूरा फोकस था अपने एंड गोल पे। वो अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट फिगर बन गए और उन्होंने मिलियंस को इंस्पायर किया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जानवरों और इंसानों में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि जानवर अपने इंस्टिंक्ट से गाइड होते हैं, लेकिन हम लोग अपने खुद के एक्शंस और डिसीजंस को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमारे एक्शंस किसी बड़े पर्पस या गोल के लिए नहीं होते हैं। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें हर चीज़ मीनिंगलेस लगने लगती है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई पर्पस हो जिसकी तरफ हम अपनी लाइफ को ले जा रहे हो। हमारी वैल्यूज़ क्या हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हमारे लिए डिसीजंस लेना और आसान हो जाएगा और हम लोग एमलेस नहीं रहेंगे। लॉ 14 है लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। ह्यूमन नेचर समझने के लिए आपको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी समझना ज़रूरी है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बेसिकली समझने की कोशिश करती है कि एवोल्यूशन की वजह से हमारी थिंकिंग और हमारी बिहेवियर कैसे चेंज होती आ रही है। अगर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब पुराने ज़माने में लोग छोटे छोटे ट्राइब्स और गाँव में रहते थे तो उनके लिए एक ग्रुप का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी था। अगर आपके ट्राइब में 100 लोग हैं और वो आपको पसंद नहीं करते हैं तो ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमारे नेचर में है कन्फर्म करना, मतलब कि हम जिस भी ग्रुप में होते हैं उसके अंदर हम ढल जाना चाहते हैं ताकि हमें कोई भी ग्रुप से बाहर ना निकाल दें। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आजकल इतने बड़े शहरों में रहते हैं कि ज़्यादातर लोग तो अपने नेबर्स को भी नहीं जानते हैं, लेकिन तब भी हमारी साइकोलॉजी वही पुराने ज़माने वाली है और ये हमारे लिए अब एक प्रॉब्लम बन गई है। आप ही सोचिए, एक ज़माना था जब सब लोग सोचते थे कि सूरज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब पूरी दुनिया जब यही सोचती थी, इसका ये मतलब ये थोड़ी है कि ये सच था। तो अक्सर पूरी दुनिया या आपके आसपास के लोग किसी चीज़ में बिलीव करते हो, इसका ये भी मतलब नहीं कि वो बात सच है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये नहीं है कि हमारे साथ ये ग्रुप इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ ये होता है। लोग दिन भर अफवाहें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ में बिलीव करते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग भी यही कर रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें समझना होगा कि ये ह्यूमन नेचर है। हमारा एक बहुत डीप डिज़ायर होता है अपने आप को किसी ग्रुप में जोड़ लेने का। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। हमें बस अवेयर रहना चाहिए इस इफेक्ट के बारे में, ताकि जब ये हमें फील होने लगे तो हम इसको कंट्रोल कर पाएं। लॉ 15 है लॉ ऑफ फिकलनेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बहुत रेयरली हम लोग सिर्फ कोई एक ही इमोशन फील करते हैं। अक्सर हम लोग एक साथ 2-3 इमोशंस फील करते हैं और इसीलिए कोई कैसा फील कर रहा है ये समझने में मुश्किल होती है। उनके हिसाब से ये कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हमारे बचपन से शुरू होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इग्नोर कर दिया तो वो बच्चा हर्ट भी फील करता है। तो वो एक ही साथ अपने पेरेंट्स के लिए प्यार भी फील करता है और वो हर्ट भी फील करता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमारे इमोशंस इसी तरीके से काम करते हैं। हम कुछ करने के लिए एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो हम उसी बात के लिए नर्वस हो जाते हैं।
किसी से प्यार करते हैं लेकिन उससे नफरत भी करते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फिकलनेस। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स फिकल होते हैं, लीडर्स के लिए काम और ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उनको इंसानों की असली फीलिंग समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लीडरशिप और पॉलिटिक्स के बारे में और जानना है तो मैं ज़रूर कहूँगा आप मेरी बुक समरी देखें, रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर में। उसमें लीडरशिप और पॉलिटिक्स के बारे में और बताया गया है। लॉ 16 है लॉ ऑफ एग्रेसिवनेस। अग्रेशन एक बहुत पावरफुल इमोशन है। ज़्यादातर लोग जब एग्रेशन के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ गुस्से के बारे में सोचते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन हमें एग्जाम्पल देते हैं जॉन डी रॉकफेलर का, जो एक टाइम में अमेरिका के सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए थे और आज तक उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है। रॉकफेलर खुद एक गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक एग्रेशन था कि उन्हें किसी भी हालत में जीतना है। उन्होंने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया उसमें अग्रेसिवली वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपना मेजर पैसा ऑयल इंडस्ट्री में कमाया, जहाँ पे वो हर टैक्टिक यूज़ करते थे, प्राइस मैनिपुलेट करना, अफवाहें फैलाना एट्सेट्रा, ताकि वो अपने कंपेरेटर्स को बिजनेस से निकाल दें। एक टाइम था जब उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि उनसे कोई कम्पीट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने सारे कंपेरेटर्स को तबाह कर देते थे। लेकिन दिखने में रॉकफेलर ऐसे कोई बहुत एग्रेसिव आदमी नहीं थे। वो यंग और काम टाइप के आदमी थे, तो हर कोई उनको अंडर एस्टिमेट करता था। हमें ये पिक्चर अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए कि अग्रेसिव का मतलब सिर्फ एक गुस्से में चिल्लाता हुआ आदमी ही होता है। अग्रेशन एक बहुत इंटेंस एनर्जी होती है जिसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अग्रेसिवनेस ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर हम इसको पहचानना सीख जाएं तो हम इसको अच्छे से यूज भी कर सकते हैं और अपने आप को एग्रेसिव लोगों के अटैक से बचा भी सकते हैं। लॉ 17 है लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। आपने काफ़ी बार अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि तुम लोगों की जनरेशन तो बिगड़ गई है, या तुम लोगों की वैल्यूज़ अलग हैं एट्सेट्रा। और ये बात एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि वो लोग अलग जनरेशन के थे तो उनके सोचने का तरीका अलग है, और एक टाइम पे वो भी अपने पेरेंट्स की जनरेशन से अलग थे। बेसिकली जब भी कोई नई जनरेशन आती है तो वो अपने आप को अपने पहले की जनरेशन से अलग देखती है। ये जनरेशनल थिंकिंग हम सब लोगों की थिंकिंग को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स की जनरेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। हमारी जनरेशन में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। नई जनरेशन के लोग सोशल मीडिया बचपन से देख रहे हैं तो इससे भी उनका आउटलुक बदल जाता है। जब भी आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वो किस जनरेशन से हैं और उनकी थिंकिंग कैसी है। रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से हर जनरेशन आर्ट, कल्चर, फैशन एट्सेट्रा को बदलती है, क्योंकि उनका दुनिया का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। आजकल हम लोग हार्श साउंड्स की म्यूज़िक सुनते हैं, कपड़े अलग अलग स्टाइल और अलग कलर्स के पहनते हैं, और बुक शेयर करने की जगह मीम्स शेयर करते हैं। ये कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, ये हमारी जनरेशन को डिफाइन करता है। अगर आपको ह्यूमन नेचर समझना है तो आपको जनरेशनल मायोपिया से निकलना होगा। मतलब आपको दुनिया सिर्फ अपनी जनरेशन के नज़रिए से नहीं, सारी जनरेशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आना चाहिए। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपके लिए हर तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाएगा और दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको और ऑब्जेक्टिवली समझ में आएगा। और लॉ 18 है लॉ ऑफ डेथ डिनायल। इंसान ही सिर्फ एक ऐसी स्पीशीज है इस दुनिया में जिनको पता होता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लोग इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि इसके बारे में सोचने से हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शायद पुराने ज़माने में अर्ली ह्यूमंस इसी डर की वजह से अलग अलग रिलीजन्स में बिलीव करते थे, लेकिन आजकल हमारे लिए सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई है, क्योंकि एक तो हम मौत के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली सबसे ज़्यादा हम उसी से डरते भी हैं। रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से हमें इस फैक्ट से बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम लोग इस बात को और अच्छे से एम्ब्रेस कर लें कि हम सब लोगों को एक दिन मरना ही है, तो हम लोगों की लाइफ और रिच और वाइब्रेंट भी हो सकती है और इसमें हमको एक नई खुशी भी मिल सकती है। अगर आपको इस बुक के बाकी लॉज जाने तो आप ज़रूर इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोज़ हैं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।